हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि UAITS का पहला टेस्ट आप दे रहे हैं, जिसमें कि केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आया है, तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 45 क्वेश्चन होंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 46 से लेकर के 90 तक हम जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और जिसमें प्रॉब्लम नहीं है वो तो ठीक ही उसका आंसर। तो जो आंसर मैच कराना है, आपको देखना है कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंडेज दिया है CH2O दिया हुआ है। तो हम एक काम यहाँ पे करते हैं कि इस मॉलिक्यूलर, एक मिनट रुकिए, एम्पिरिकल फार्मूला, एक मिनट, पेन का जरा साइज थोड़ा सा करना। एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है और करा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो आप हमेशा पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला का होल n कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला का होल n करना, एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन में दिया है CH2O और इसका होल n करना है। तो n कैसे आता है? मोलर मास अपान आप कह सकते हैं कि मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपान एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो कहने का मतलब है कि मोलर मास क्वेश्चन में दिया है 120 और एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। तो CH2O का मतलब हुआ 16 और 2 इधर जोड़िए 18 और इधर 12, 30 हो गया। तो 30 हो गया तो एक तरीके से यहाँ पे 4 आ जाएगा n की वैल्यू, और n की वैल्यू यदि यहाँ 4 रखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा C4H8O4। यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका आंसर जो होगा, ये थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी सवाल था, आसानी से लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन 560 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अच्छा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है 560 ml कर लो, या सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज़ है। तो इतना ml ऑक्सीजन हमारे पास है, तो एटम बताना। इतना ml O2 है हमारे पास, ध्यान देना, ऑक्सीजन कह रहा है तो वो मत मान लेना। कभी भी किसी के बारे में कुछ ना कहा जाए तो उसका नेचुरल स्टेट ही लेते हैं। तो ऑक्सीजन, इसका नेचुरल स्टेट, नेचर में ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होता है। तो इतना ml हमारे पास O2 है। तो अब एटम का संख्या पूछा, तो वॉल्यूम यदि हमें दिया है तो वॉल्यूम गैस का दिया हुआ है तो वॉल्यूम अपान गिवन वॉल्यूम करेंगे, 22,400 ml से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। और जब मोल आ गया तो इंटू N0 इसी में कर देंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 560 अपान 22,400 करेंगे, मोल आएगा। N0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल आ जाएगा। और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम का नंबर आ जाएगा। और इसका नंबर जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 1/20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यही आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं, इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो 47 का आंसर फर्स्ट है, इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम से पहले मोल निकालना है, मोल से मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है, और मॉलिक्यूल का नंबर से फिर एटम का नंबर निकालना है। वो एटम का नंबर पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48
48 क्वेश्चन भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। उसका कहना है कि x और y दो एलिमेंट हैं और दोनों आपस में मिल करके कंपाउंड बना रहे हैं। तो दो कंपाउंड हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो बन रहा है XY2 और एक बन रहा है X3Y2 बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आप हमेशा पढ़ते हैं कि मोल बराबर होता है वेट अपान मोलर मास। वेट अपान मोलर मास, तो मोलर मास बराबर हो जाएगा वेट अपान मोल। और क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 0.1 मोल XY2 का जो वेट है वो 10 ग्राम है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास XY2 का यदि निकालना है तो इसका वेट कितना है, 10 ग्राम वेट है 0.1 मोल का, तो 10 बाई 0.1 करिए तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। ये आ गया मोलर मास ये XY2 का। इसी प्रकार से X3Y2 का भी मोलर मास निकाल सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ X3Y2 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा वेट अपान मोल। इसके बारे में यहाँ से ध्यान देखिए कि इतने मोल का वेट जो है 9 ग्राम है, तो 9 इसका वेट हो गया और मोल हो गया आपका 0.05। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, 180 ग्राम आ गया। और एक खास बात आपको बताऊं कि हमें x और y का एटॉमिक वेट पूछा है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि एटॉमिक वेट मैंने मान लिया, ऐसा मान लिया कि एटॉमिक वेट ऑफ x का एटॉमिक वेट a है मतलब, और एटॉमिक वेट b का मान लिया हमने y का मान लिया एटॉमिक वेट b है। अच्छा, एटॉमिक वेट x का a है मतलब 1 मोल x का वेट होगा a ग्राम, और उसी प्रकार से y का एटॉमिक वेट b है मतलब 1 मोल y का वेट होगा b ग्राम। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर आइए जरा सा देखिए। तो कुल मिला के यहाँ पर 1 मोल कंपाउंड में हमने देखा जाए तो a मोल x है और y 2 है, 2 मोल है y, और y का मोलर मास जो होगा वो b है। तो एक तरीके से हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं a प्लस 2b यही 100 के बराबर हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। और उसके बाद यहाँ पे बनाया जाए इसका, तो x का एटॉमिक वेट x माना है, x का a माना है, तो मतलब 1 मोल का मास x होगा, तो यहाँ 3 मोल x है तो 3x हो जाएगा। और प्लस y का देखिए क्या कह रहा है, 2 मोल y है तो 1 मोल y का मास b, तो 2 मोल y का मास 2b हो जाएगा, और ये टोटल 180 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब आप इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो या 2 में से 1 को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 में से 2 को, चलो 2 में से 1 को माइनस कर दें, तो 3x प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180, और इसमें से इसको माइनस करना माने x, कुछ गलती हमने कर दी, हमने x भी नहीं a लिखना चाहिए यहाँ पर ना, यहाँ पर a लिखना चाहिए क्योंकि हमने एटॉमिक वेट x का a माना है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3a प्लस 2b, तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 180, और a प्लस 2b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100। और इक्वेशन 2 है ये, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है, तो यहाँ माइनस करने के लिए फिर क्या करेंगे कि देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आया 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया कितना 80, तो a बराबर आ जाएगा 40, a का वैल्यू 40 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू रख दीजिए तो b आ जाएगा। तो a मतलब एटॉमिक वेट x का a माना था, तो ये वैल्यू आ गई 40, तो a का एटॉमिक वेट 40 हो गया। और यदि a का वैल्यू चलो हम यहीं रख देते हैं, तो यहाँ 40 रखेंगे तो इधर जाएगा 100 माइनस 40 60 हो जाएगा, और 2b बराबर 60, तो b बराबर 30 आ जाएगा। मतलब b का जो वैल्यू आएगा वो 30 आएगा।
मतलब y का एटॉमिक वेट भी माना था तो 30 आ जाएगा। तो मतलब x और y का जो एटॉमिक वेट है वो 40 और 30 आएगा। 40 30 रेस्पेक्टिवली आंसर पूछा है, तो कुल मिलाकर 40 30 ये आ रहा है। 48 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, दो इक्वेशन बनाने थे, दो अननोन थे, दो इक्वेशन बना के हमने सॉल्व कर दिया। बस ये लाइन पता है तो आपको यहाँ से ही क्या करना है, दोनों मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल लेना है। अच्छा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस जो है वही मोलर मास होता है। एटम का एटॉमिक मास मैंने x का a माना था, y का b माना था, मतलब 1 मोल x का मास a ग्राम और 1 मोल y का मास b ग्राम। उसी प्रकार से हमने वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि इतने मॉलिक्यूल जो है रिमूव कर दिया गया इतने मिलीग्राम H2SO4 से। तो 98 मिलीग्राम कुल मिलाकर के कह रहा है इतना मिलीग्राम H2SO4 है। H2SO4 के इतने मिलीग्राम में से और हमें 3.01 इंटू 10 पावर 20 इतने मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना, हटाना है। तो कितना मोल ऑफ H2SO4 कितना बचेगा ये निकालना है। ठीक है, तो इतने मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदलिए, तो 98 इंटू 10 पावर -3 करेंगे। ये तो मास हो गया ग्राम में, अपान मोलर मास 98 H2SO4 का है, डिवाइड करिए तो यहाँ 1 इंटू 10 पावर -3 आएगा। और यहाँ पर 3.01 इंटू 10 पावर 20 मॉलिक्यूल थे और आगे दो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा। तो ये मोल है, यहाँ से आ गया, यहाँ से ये मोल आ गया, इसके मोल में से इसके मोल को माइनस कर दीजिए तो 10 पावर -3 कॉमन हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 10 पावर -3 या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर -4। इतना मोल हमारे पास H2SO4 बच जाएगा। अब आंसर मैच करा लीजिए कौन सा सही होगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट करेक्ट है, ये वाला आंसर। ये देखिए ना, मैंने कहा चाहिए लिख लो चाहिए लिख लो, दोनों सही हैं। तो 0.5 इंटू 10 पावर -3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बाद 50 पर आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन करा कि मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O एंड H2O2। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके दो कंपाउंड बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर भी बना रहे हैं और H2O2 भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर जरा सा वेट ऑफ हाइड्रोजन और वेट ऑफ ऑक्सीजन लिखा जाए तो 1 मोल वाटर की यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर वाटर लेकर के यदि बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट हो गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट हो गया 16 ग्राम। और यहाँ पर H2O2 का 1 मोल लिया जाए तो H2O2 का यदि 1 मोल लेकर के डिस्कशन करें तो यहाँ पर भी 2 ग्राम हाइड्रोजन का होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन का होगा। और आपको एक नियम पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में यही होता है कि दो एलिमेंट कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाएं तो एक एटम के फिक्स मास से, देखिए इन दोनों में हाइड्रोजन का मास फिक्स है, दूसरे एटम का डिफरेंट मास कंबाइन करे तो उनके मास का रेशियो यदि निकाला जाए, जिनका डिफरेंट मास कंबाइन कर रहा है उनके मास का रेशियो निकाला जाए तो 1:2 आ जाए। माने सिंपल होल नंबर में आना चाहिए, सिंपल होल नंबर में रेशियो आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसका मतलब यह जो क्वेश्चन है इसका जो स्टेटमेंट कौन सा है, तो कारण कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के बाद आइए 51 नंबर पे। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है भाई। अरे एक फ्लास्क है, वेट रेशियो ऑफ मीथेन और SO2 का 1:4 दिया है। करा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 और मीथेन का मॉलिक्यूलर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। तो माने जो मोल का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल का भी रेशियो होगा। तो वेट का रेशियो दिया है तो इसका मतलब कंटेनर में मीथेन है और SO2 है।
तो मीथेन और SO2 है तो इसका 1 ग्राम है तो इसका 2 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम मीथेन है तो मास 1 ग्राम है, मोलर मास 16 हो जाएगा। इसका 2 ग्राम है, इसका मोलर मास 64 हो जाएगा। एक तरीके से 1/16 और यहाँ पर कर देंगे 1/32। तो यहाँ से रेशियो निकाल लिया जाए तो 32 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो ये रेशियो आ गया मोल ऑफ मीथेन और मोल ऑफ SO2 का जो रेशियो आ रहा है, मोल ऑफ मीथेन एंड मोल ऑफ SO2 का जो रेशियो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2:1। लेकिन हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 और मीथेन। तो हमें इसी को रिवर्स कर देना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का रेशियो क्या हो जाएगा। तो कहना रेशियो तो वही होगा, जो मोल का रेशियो है वही नंबर का भी रेशियो होगा। तो 1:2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1:2। मतलब इसका थर्ड आंसर करेक्ट है, थर्ड ही दिया हुआ है। 51 का आंसर थर्ड हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, आपको क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ से गुमराह करने का प्रयास किया गया है, बाकी क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि किसी कंटेनर में 2 या 2 से ज़्यादा गैस हों तो उनके मोल का रेशियो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो सिमिलर होता है। ठीक, तो वही इसी आधार पे क्वेश्चन है। 51 के आगे 52 पर आइए। तो 52 में पूछा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। तो आप मान लीजिए कि लेट द x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट, x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया कि x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मान लिया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का वेट तो आपको पता है कि 1.1 इलेक्ट्रॉन का 1.9 इंटू 10⁻⁻16 एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन का वेट यदि पता चल गया, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1.1 इलेक्ट्रॉन का वेट होता है, हाँ 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये एक इलेक्ट्रॉन का वेट है। तो ये है एक इलेक्ट्रॉन का वेट आ गया। हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट निकालना है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेट ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट क्या होगा, तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.022 10⁻23 कर दिया। और हमें x मोल इलेक्ट्रॉन का वेट मैंने कहा 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो पहले बताइए वेट ऑफ x मोल इलेक्ट्रॉन का पहले वेट निकाला जाए। तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू क्या कर दें x, और यही जो x मोल इलेक्ट्रॉन का वेट है यही 1 किलोग्राम के बराबर है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, ये पूरी वैल्यू नीचे ले जाएंगे 9.1 10⁻31 और इंटू 6.022 10⁻23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है यदि, तो हम लोग यहाँ 31 है 10⁻31, यहाँ 10⁻28 है, मतलब 10 पावर बचा कितना नीचे -8, ऊपर जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा। एक तरीके से आंसर आएगा 1/, ध्यान दीजिएगा 9.1 इंटू 6.022 और 10⁻8 ऊपर चला दिया तो 10⁻8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, x की वैल्यू आ जाएगी। और मैंने यही तो कहा था कि x मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम होगा। तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया तो इतना आया, ये इतना जो वैल्यू आया है मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका एक करेक्ट हो जाएगा 4। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट पता है केजी में इतना होता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट केजी में इतना आ गया। x मोल इलेक्ट्रॉन का वेट केजी में इतना है, वही 1 किलोग्राम के बराबर है। वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लिया, आंसर हमारा मैच करेगा 4 से। तो ये 52 का जो है क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पर आइए। 53 नंबर सवाल
कह रहा है कि 1 ml वाटर है जिसमें 25 ड्रॉप है, मतलब वाटर हमारे पास 1 ml है। 1 ml मान लो हमारे पास वाटर है, इस 1 ml वाटर के अंदर 25 ड्रॉप वाटर है। 25 ड्रॉप क्या है, वाटर 1 ml में है। पूछा है कि एंड नॉट आवागेड्रो नंबर दिया है, कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। अच्छा, 1 ड्रॉप वाटर में कह रहा है कि कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, ये बताना है। तो पहले आप बताओ 25 ड्रॉप का वॉल्यूम 1 ml है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ 25 ड्रॉप वाटर का जो वॉल्यूम है वो 1 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम जो होगा वो 1/25 ml होगा। ठीक है, 1 ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम ml में जितना होगा, मास में भी, मास भी उसका उतना ही होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी पढ़े होंगे 1 ग्राम पर ml होता है। तो जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा, या जितना वॉल्यूम होगा उतना मास होगा। तो 1 ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम इतना है, तो 1 ड्रॉप वाटर का मास भी इतना ग्राम होगा। अच्छा, मास आ गया तो हम मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालना है तो 1/25 और डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो ये मोल आ गया। मतलब 1 ड्रॉप वाटर में कितना मोल वाटर है, आ गया। और हमसे पूछा है कि 1 ड्रॉप वाटर में मॉलिक्यूल का नंबर बताओ, तो मतलब हम 1/25 इंटू 18 और इंटू 6.022 10⁻23 कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर देने से आंसर मैच कर जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये फर्स्ट आएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। देखिएगा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर इसका आ जाएगा। कुछ कर नहीं करना था। 25 ड्रॉप का वॉल्यूम दिया था 1 ml, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया। पानी का जितना वॉल्यूम ml में, मास उतना ही ग्राम में होता है। मास आ गया तो मोल आ गया, और मोल आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए n नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, n नॉट के फॉर्म में ही आंसर दिया है, तो यहाँ पर नंबर न लिखना चाहें तो आप सीधे यहाँ पे n नॉट लिख दीजिए, इंटू n नॉट कर दीजिए और n नॉट कर दीजिए, और इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिएगा तो ओवरऑल यही आंसर आ जाएगा। 0.02 डिवाइडेड बाई 9 इंटू n नॉट, इतना ये आंसर आएगा। मैच करा के आप देख लेंगे, जितनी वैल्यू यहाँ से आएगी उतनी यहाँ से भी आएगी। इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है। 53 के आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट ऑप्शन ऑफ द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। अच्छा, मास पूछा है CO2 का। हमारे पास 20 ग्राम लाइमस्टोन है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, और वो जो कि 20% प्योर है। तो 20 ग्राम का 20% प्योर यदि निकाला जाए तो 20 इंटू 20/100 कर देंगे। तो यहाँ से प्योरिटी निकल के आ गई कि हमारे पास सिर्फ 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, प्योर है। ठीक है, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का को डिकम्पोज कराते हैं तो CaO बनता है और CO2 बनता है। इसके 1 मोल को जब हीट करेंगे तो 1 मोल CO2 बनता है। मतलब कुल मिला के 100 ग्राम लाइमस्टोन जब आप हीट करेंगे तो 44 ग्राम CO2 का बनेगा। तो 1 ग्राम को हीट करेंगे तो इसका बनेगा 44/100, और आपको हीट कितने को करना है, 4 ग्राम को। 4 ग्राम ही तो प्योर वेट है हमारे पास। 4 ग्राम लाइमस्टोन को हीट किया जाए तो वेट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 4 ग्राम लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो ये हो गया 44/100 और इंटू का 4 कर दीजिए। तो 4 से भी कैंसिल कर दिया जाए तो नीचे 25 आ जाएगा, और 44/25 सॉल्व कर दीजिए, आंसर मैच कर जाएगा। 1 पॉइंट के लगभग आ जाएगा। 25 दूनी 50, तो 1 से, हाँ मतलब 1 कम ही रहेगा, 2 से कम ही रहेगा, मतलब 1.76। ये इतना ग्राम ये आ जाएगा कि इतना ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यदि 20 ग्राम लाइमस्टोन लें जो कि 20% प्योर हो तो उसको डिकम्पोज कराया जाए या हीट कराया जाए तो 1.76 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा।
यही क्वेश्चन पूछा है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन जरूर आपको करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, आंसर वही मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर तो 2 कॉलम है, मैच कराना है। तो आपको पता है कि मोलैरिटी का आंसर यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। एक तरीके से तो ये हो गया इससे मैच कर रहा है। अब मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, वो इससे मैच कर रहा है। नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो इससे मैच कर गया। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस होता है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस हिसाब से यदि मैच कराएं तो ए मैच कर रहा है क्यू से, और बी मैच कर रहा है आर से, सी मैच कर रहा है एस से, और डी मैच कर रहा है पी से। तो इसका आंसर फर्स्ट बनेगा। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। 55 का आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबस्शन। अच्छा, मीथेन का कंप्लीट कंबस्शन कराना है, तो मीथेन का कंबस्शन जब हम कराते हैं तो CO2 बनता है और CO2 बनता है और वाटर बनता है। CO2 और वाटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। अब सीधे सीधे आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन कितना लिया जाए, कि 11 ग्राम। पहले बताओ, 1 मोल मीथेन को जब हम कर रहे थे ऑक्सीडाइज, तो हमारे पास 44 ग्राम CO2 बन रहा था। तो 44 ग्राम CO2 बनाने में 1 मोल लगा था, तो आप सीधा यूनिटरी मेथड लगाओगे। 44 ग्राम CO2 बन रहा था 1 मोल से, तो 1 ग्राम CO2 बनेगा 1/44 से। तो आप निकाल लो कि 11 ग्राम CO2 यदि बनाना है तो कितना लगेगा, तो 1/44 इंटू 11 करिए, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब 0.25 हो जाएगा। 1/4 मतलब 0.25, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 56 के बाद 57 है। 57 में कह रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है। पहले तो नाइट्रोजन के बारे में सोचो कि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 5। इसका मतलब इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 5, और आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहा जाता है। अच्छा, -3 लग जाने से 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक नाइट्राइड आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो इसके मास से मोल निकालिए। 4.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका 14 करेंगे तो ये हो गया 0.3। इतना मोल हमारे पास नाइट्राइड आयन है। तो नाइट्राइड आयन का मोल आ गया। तो नंबर हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, इतना मोल नाइट्राइड आयन है, इसका मतलब 0.3 इंटू n0, इतने आयन्स हैं नाइट्राइड के हमारे पास। नाइट्राइड आयन का नंबर इतना होगा, और एक नाइट्राइड में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 0.3 इंटू n0 इंटू 8 कर देंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, मतलब 2.4 n0। इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। Ve मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2.4 n0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर मैच करा लेंगे, ये आ जाएगा 2.4 इंटू आवेगा जो नंबर, वही आंसर आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 पर चलते हैं। 58 क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। करा 5 मोल बेरियम क्लोराइड का मिक्स किया गया 2 मोल सोडियम फास्फेट से। अच्छा, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जब हम Na3PO4 से कराएंगे तो रिएक्शन के बाद बनेगा Ba3PO4 का ट्वाइस, PO4 ट्वाइस, और NaCl बनेगा, NaCl।
तो यहाँ पर बैलेंस करना है, तो बेरियम 3 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए। यहाँ पे 2 फास्फेट है पूरा एज ए होल, तो यहाँ पे 2 लगा दो, और उसके बाद यहाँ पे 6 कर दो, रिएक्शन बैलेंस, पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अब वो कह रहा है कि इसका 5 मोल है, इसका 5 मोल है, इसका 2 मोल है, तो कह रहा है ये अभी कुछ भी नहीं है, अभी रिएक्शन से पहले की बात हो रही, BR मान लो बिफोर रिएक्शन। अभी देखा जाए तो हमारे पास केवल रिएक्टेंट के मोल दिए गए हैं, प्रोडक्ट का मोल पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फास्फेट का कितना मोल बनेगा, ये इसका मोल हमें बताना है। तो हम चेक करके यदि देखें तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से भी कर सकते हो आप, और चाहो तो इसके मोल में इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इसके मोल में इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो जहाँ पे नंबर कम आए वहीं लिमिटिंग रिएजेंट होता है। या क्रॉस से भी चेक कर लेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर ही हो जाएगा, सोडियम फास्फेट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये बता रहा है रिएक्शन की 2 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो 2 से 1 बन रहा है और 2 ही मोल दिया है, इसका मतलब 2 मोल खर्च होगा तो 1 मोल इसका बनेगा। अच्छा, इसके 2 जाने से इसका 6 बन रहा है, तो 2 जाएगा तो इसका 6 मोल बनेगा, तो 6 मोल NaCl बनेगा आफ्टर रिएक्शन, 1 मोल बेरियम फास्फेट बनेगा। ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। और इसका जब 2 जाएगा तो इसका 3 जा रहा था, तो 2 जाएगा तो 3 चला जाएगा, तो 2 मोल इसका बच जाएगा। तो हमने खैर ये सब पूछा नहीं था, हमसे पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम फास्फेट कितना फॉर्म्ड होगा, वैल्यू बताना है। तो 1 मोल बेरियम फास्फेट फॉर्म होगा, जिसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो 58 का आंसर सेकेंड। 58 के बाद 59 पर आइए। 59 क्वेश्चन में मैचिंग करानी है, बहुत आसानी से मैचिंग आप करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम कार्बन का मास आपको पता है। अच्छा, पहले तो आपको पता है कि N0 एटम कार्बन का मास ऑफ N0 एटम कार्बन, मास ऑफ N0 एटम कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास जो होगा वो कितना होगा, 1 एटम कार्बन का मास 12/N0 ग्राम होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो एक मतलब P जो है, पहली बात तो दूसरे से मैच कर गया। अच्छा, नंबर ऑफ एटम इन 144 ग्राम कार्बन दिया है। अच्छा, यहाँ से एक मैचिंग करा लो, देख लो, इसमें मैचिंग कराओगे आप तो P इससे मैच कर गया, और वो एक दिया है 1 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 AMU ये बराबर होता है 1/N0 के बराबर होता है, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना कि 1 AMU बराबर होता है 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम कार्बन का मास 12/N0 आया है, तो 12 कट जाएगा तो 1/N0 ग्राम हो जाएगा। तो एक मैचिंग तो हमारा और कर गया क्या कि ये S जो है मैच कर गया किससे, 3 से। S का मैचिंग 3 से हो गया, P का मैचिंग दूसरे से हो गया। अब आइए जरा सा एक मैचिंग और करागे। 24 ग्राम मैग्नीशियम है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम का मतलब हुआ कि 1 मोल मैग्नीशियम, तो नंबर ऑफ एटम उसके होंगे कितने, N0। इसका मतलब ये चौथे से मैच कर गया। तो अंडरस्टूड सी बात है कि 144 ग्राम कार्बन है, तो 12 मोल कार्बन हुआ, 12 में 144 होता है, तो 12 मोल कार्बन है, तो एटम की संख्या होगी 12N0। तो सभी का मैचिंग आप करा के यदि देखेंगे तो P मैच कर रहा है किससे, दूसरे से, P दूसरे से मैच कर रहा है, Q पहले से मैच कर रहा है, R चौथे से मैच कर रहा है, S तीसरे से मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो फोर्थ बन रहा है, फोर्थ जो है मैचिंग हमारा करेक्ट है। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। 59 हो गया, उसके बाद 60 पर आते हैं। करा हाउ मेनी एटम ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ सल्फर। अच्छा बताओ कि 0.2 मोल सल्फर हमारे पास है, तो सल्फर मॉलिक्यूल है, एसिड मॉलिक्यूल। 0.2 मोल सल्फर मॉलिक्यूल यदि हमारे पास है तो करा इसमें एटम का नंबर बताइए। पहले बताओ 1 मोल सल्फर यदि हमारे पास है एसिड, तो उसमें 8 एटम हैं सल्फर के, 8 एटम सल्फर हैं। 1 मोल में 8
एटम सल्फर हैं। तो 0.2 मोल में कितने होंगे? तो 8 इंटू 0.2 इतने एटम होंगे सल्फर के। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 मोल सल्फर जब लेंगे तो उसमें 8 मोल सल्फर, 8 एटम नहीं, गलत बोल गए, 8 मोल सल्फर एटम होंगे। 1 मोल सल्फर मॉलिक्यूल में 8 मोल सल्फर के एटम होंगे। तो 0.2 मोल सल्फर हमारे पास करा यदि है, तो 0.2 मोल सल्फर यदि हमारे पास है तो कितने होंगे? तो यहाँ पे हम सीधा सीधा आंसर देंगे कि 8 इंटू 0.2 इंटू एन नॉट कर दीजिए, तो एटम का नंबर आ जाएगा यहीं से। तो एक तरीके से वैल्यू सॉल्व कर दीजिए इसका, तो हमारे समझ से जो आंसर यहाँ पे आएगा 8 से इसको सॉल्व करो तो 8 हो गया इंटू 0.2 इंटू 6.022 10 पावर 23। ये सॉल्व कर दीजिएगा तो 8 6 24 और 2, ठीक है, हाँ, मतलब वही आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर इज ए करेक्ट आंसर। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 मोल सल्फर में 8 मोल सल्फर एटम है, तो 0.2 मोल सल्फर लिया जाए तो उसमें 8 इंटू 0.2 इतने मोल सल्फर एटम होंगे, एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एटम का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा, 60 में कुछ करना ही नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में आइए, करा कि एंजाइम कंटेन 5.6 ग्राम आयरन, मतलब एंजाइम है कोई, उसमें कह रहा है कि 5.6 ग्राम आयरन का 5.6% आयरन है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एंजाइम। 1 ग्राम एंजाइम में कितने आयरन एटम होंगे ये बताना है। तो पहले तो आप यही बताओ कि 100 ग्राम एंजाइम में 100 ग्राम एंजाइम हैव 5.6 ग्राम क्या आयरन। तो बताओ 1 ग्राम एंजाइम में कितना आयरन होगा? 5.6 अपान 100 इतना ग्राम आयरन का होगा। हमसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ आयरन एटम बताओ कितने होंगे। तो 1 ग्राम एंजाइम में इतना ग्राम आयरन होगा, तो आयरन का मास आ गया, तो मोलर मास से डिवाइड करो, 5.6 अपान 100 डिवाइडेड बाई 56 कर देंगे, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से आ जाएगा कितना, 10 गुना में कटेगा, तो ये कट के आ जाएगा 1/1000 इतना मोल हमारे पास आयरन है। इतना मोल आयरन है, तो नंबर ऑफ एटम आयरन के कितने होंगे? तो यहाँ पे N0 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/1000 इंटू 6.022 10 पावर 23। तो नीचे 3 जीरो, इस यहाँ के 3 जीरो काट देगा, 6.022 10 पावर 20 इतने एटम हमारे पास आयरन के होंगे 1 ग्राम एंजाइम में, जिसका कि आंसर हमारा फर्स्ट मैच कर रहा है। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो 61 का फर्स्ट हो जाए। उसके बाद आइए 62 पर चलते हैं। 62 क्वेश्चन कर, हाउ मेनी मोल एंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl। ठीक है, तो कुल मिला के HCl का सोल्यूशन है और इसकी मोलैरिटी दी गई है। HCl सोल्यूशन की मोलैरिटी दी गई है 0.5 मोलर और वॉल्यूम इसका दिया गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब, माने 250 ml। तो हम सीधा सीधा मोल निकाल सकते हैं HCl का। तो मोल निकालना है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml अपान 1000 कर दीजिए यहाँ से, तो मोल आ जाएगा। तो मोलैरिटी है 0.5 और वॉल्यूम है 250 डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए। इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा। इसका मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे समझ से 0.45 अपान 4 यदि किया जाए तो
तो यहाँ पर आ जाएगा 0.125, इतना तो मोल आ जाएगा, इतना मोल आएगा HCl का, इतना मोल HCl आ गया। और HCl का मोल आ गया तो मास भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मोल बराबर मास अपान मोलर मास होता है। तो मास निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास करेंगे। मोल क्या है जरा 0.125 और मोलर मास जो है 36.5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो मैचिंग होगा ये हो जाएगा लगभग 4.56 ग्राम के अप्रॉक्स ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल लगा है ना, तो उसे 4.56 ग्राम आएगा मास और मोल आएगा 0.125। ठीक है, तो कितना मोल कितना मास होगा वो आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000 करने से मोल आ गया। अब मोल कितना आया वो देख लो, वॉल्यूम 250 दिया था ml में, ml या सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे कट किया जाएगा 4, 0.4/4 करोगे 0.5/4, तो ये 0.125 आ गया और मोल आ गया। और मोल से मास निकालना था तो मोल इंटू मोलर मास करेंगे तो मास आ जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड करेक्ट है, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। बस ये थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन इजी हैं, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए जा चुके हैं, सब कुछ क्लास में कराया जा चुका है। अच्छा, यहाँ पर देखो कह रहा है कि 100 ml देसी नॉर्मल HCl आर मिक्स्ड विद 100 ml सेमी नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा, जब भी कभी एसिड को मिलाते हैं तो उनके मिली इक्विवेलेंट ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बराबर हो जाएगा NRVR। N1 देसी नॉर्मल का रहा मतलब 1/10 और वॉल्यूम इसका दिया है कितना 100 और प्लस N2 कितना है सेमी नॉर्मल है तो मतलब 1/2 और वॉल्यूम इसका कितना दिया है 100 दिया है बराबर NR जो है ये हमें निकालना है। और VR कितना हो जाएगा, दोनों के वॉल्यूम का सम 200 कर दीजिए। ठीक है, तो एक तरीके से काम आप कर लो, यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए। यदि एक कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ गया और एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और 10 60 हो गया, 60/200 60/200 और ये आ गया आपका NR की वैल्यू 60/200 आ रहा है। तो 60/200 आ रहा है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से। देसी नॉर्मल है तो 1/10 ही हुआ और इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू 100 बराबर NR और VR मतलब मिक्सचर का रिजल्टिंग सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये तो कट जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा आपका एक तरीके से 3/10 हो जाएगा, काट दें 2 से, इसका मतलब 0.3 आंसर आना चाहिए। थर्ड आंसर करेक्ट है, थर्ड आंसर करेक्ट है, यस, थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो 63 का जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ लेड नाइट्रेट। अच्छा, PbNO3 का ट्वाइस ये लेड नाइट्रेट है। जब इसको हीट करेंगे तो PbO बनता है, PbO और 4NO2 बन जाएगा और O2 बन जाएगा और इसका 2 मोल लेना पड़ेगा। तो 2 मोल PbO हो गया। अब देख लीजिए, पहले बैलेंसिंग पहले कर लें। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और वहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, 2 10, 2 12। Pb बैलेंस है, नाइट्रोजन सब बैलेंस है। अच्छा, अब आइए करा कितना मोल लेड नाइट्रेट को नीड है जिससे कि 224 लीटर ऑक्सीजन बन जाए। तो इसके 2 मोल से जरा ध्यान दीजिए, 2 मोल से 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है। 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस्ड बाई हीटिंग 2 मोल ऑफ
2 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट समझ लेना, यहाँ PbNO3 का ट्वाइस लिखा है, लेड नाइट्रेट। तो जरा बताओ भाई, इतना लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न होता है 2 मोल से, तो 1 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न होगा कितने से? 2/22.4 से। तो पूछा गया कि भाई 224 लीटर O2 हमें उत्पन्न कराना है, तो कितने से होगा? 2/22.4 इंटू 224 कटेगा तो यहाँ 100 आएगा। 100 हाँ कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 और इंटू 2 नहीं, मतलब 100 का आएगा, 22.4 है ना, तो यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 मोल आ जाएगा, क्योंकि नीचे इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये 10 टाइम में कट जाएगा, तो 10 इंटू 2 20 मोल हो जाएगा। आंसर इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अरे भाई 22.4 लीटर ऑक्सीजन बनता है 2 मोल लेड नाइट्रेट को हीट करने से, तो 224 लीटर ऑक्सीजन बनेगा 20 मोल लेड नाइट्रेट को हीट करने से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 65 क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है। फार्मिक एसिड का नाम आपने सुना ही होगा, HCOOH। फार्मिक एसिड हो गया। जब फार्मिक एसिड को H2SO4 से ट्रीट करते हैं, जब H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से CO बनेगा और H2O बन जाएगा। और मिक्सचर में एक चीज़ और ऑक्जेलिक एसिड भी है, मतलब H2C2O4 भी है। तो ऑक्जेलिक एसिड का मास दिया है 4.5 ग्राम। इसका जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CO और CO2 और क्या बनेगा? वाटर। ये तो गैस हो गया, ये गैस हो गया, ये भी गैस है और ये लिक्विड है, तो लिक्विड, ये भी लिक्विड है। अच्छा, अब बात आई कि यहाँ पर इसका मास है 2.3 और इसका मोलर मास निकालेंगे तो 46 आएगा। 46 निकाल के देख लो आप। 32 तो यही हो गया, ऑक्सीजन 2 हैं, 32 और एक हाइड्रोजन यहाँ 33, 34 और 12 और जोड़ दीजिए तो 46 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक तरीके से हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1/20 आएगा। 1/20 कर लो सीधा, 1/20 मोल ए आ गया। अच्छा, जबकि चलिए अभी इतना तो पता चल गया, इसका मोल आ गया 1/20 मोल। यहाँ लिख लेते हैं 1/20 मोल। 1/20 मोल हमारे पास जो है फार्मिक एसिड है। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड का मास दिया है 4.5, इसका मोलर मास 90 होगा। ठीक है, मोलर मास 90 होगा, तो यहाँ से भी कैंसिल करेंगे तो 1/20 ही आएगा। तो एक तरीके से इसकी 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। गौर करिएगा, 1 मोल से CO गैस का 1 मोल बनता है, 1 मोल बनता है। तो 1/20 मोल जब खर्च होगा तो इसका 1/20 मोल बनेगा। वही चीज़ यहाँ पे 1 मोल से इसका बनता है कितना? 1 मोल, और इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल बनता है। तो जब 1/20 मोल इसका यूज होगा, मतलब डिहाइड्रेशन जब इसका होगा, तो यहाँ पर 1/20 मोल बनेगा CO का, 1/20 मोल बनेगा CO2 का, 1/20 मोल बनेगा वाटर का। ठीक है। अब बात यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि CO2 ACO है, गैस है, बस ये समझ लेना। तो कह रहा है कि जितने भी जो गैस इवाल्व हो रहे हैं मिक्सचर में, तो देखो गैस यहाँ भी है, ACO है, ACO, CO और CO2 यही गैस हैं, बाकी वाटर लिक्विड है। अच्छा करा, जितने भी गैस इवाल्व हुए हैं उनको KOH से पास कराना है, KOH से पास कराना है। तो KOH से पास कराओगे तो KOH क्या हो गया? ये तो बेस होता है, और CO2 करा उसमें एब्जॉर्ब हो जा रहा है। CO2
एब्जॉर्ब हो जा रहा है, क्योंकि CO2 का नेचर एसिडिक होता है तो बेस से रिएक्ट करके यूज हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली ए वाले CO का 1/20 मोल बचा और इस वाले CO का 1/20 मोल बचा। तो एक तरीके से 2/20 ये आ गया, माने 1/10 मतलब 0.1 मोल CO हमारे पास हमें मिला फाइनली। और वो करा कितना मास प्रोडक्ट का मिला, तो फाइनली प्रोडक्ट CO ही मिला है, लिक्विड की बात तो किया नहीं है। तो 0.1 मोल CO का मास होगा 2.8 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 मोल CO का मास आप कहते हैं 28 ग्राम, तो 0.1 मोल CO का मास होगा 2.8 ग्राम। इसका आंसर 2.8 ग्राम आ जाएगा। चौथा आंसर करेक्ट है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट के ये एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, अब यहाँ पर हम लाभ ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड X है। कोई मेटल का ऑक्साइड है, उसका वेट पूरा X दिया है और कह रहा है कि उसमें Y ग्राम ऑक्सीजन है। मेटल ऑक्साइड में Y ग्राम ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन का वेट है Y ग्राम। तो मेटल का कितना वेट हुआ भाई? मेटल ऑक्साइड, पूरे मेटल ऑक्साइड का वेट था X और उसमें कह रहा है कि Y ग्राम ऑक्सीजन है, Y ग्राम ऑक्सीजन का है। इसका मतलब इसमें मेटल का मास कितना होगा? पूरे के मास में से ऑक्सीजन का मास हटा दीजिए, तो X माइनस Y इतना ग्राम हमारे पास क्या होगा? मेटल और Y ग्राम ऑक्सीजन। और लाभ ग्राम इक्विवेलेंट ये कहता है कि जितना ग्राम मेटल होगा वह उतने ही ग्राम, जितना ग्राम इक्विवेलेंट मेटल का होगा वह उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। इसका मतलब वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और ये बराबर यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो वेट ऑफ मेटल तो हमारा आ ही गया कितना? X माइनस वाई। तो यहाँ पे X माइनस वाई और इक्विवेलेंट वेट मेटल का हमसे पूछा गया है, इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना है। अच्छा, ऑक्सीजन का वेट उस मेटल ऑक्साइड में Y ग्राम था और इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ये इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना माने EM निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा। तो X माइनस वाई अपान वाई और इंटू का 8 कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। लाभ ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा है, कोई बहुत विशेष बात नहीं, मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में। इसीलिए लोग कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट में आप केवल मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन है, लेकिन नॉर्मलिटी का भी बहुत यूज है। इसीलिए सारे कंसंट्रेशन टर्म में नॉर्मलिटी भी आता है, और जो हमारे शेड्यूल में है वो करा कंसंट्रेशन टर्म के भी सवाल आएंगे। तो इसलिए नॉर्मलिटी पढ़ना है तो पहले इक्विवेलेंट वेट पढ़िए, फिर वहाँ जब इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तो लाभ ग्राम इक्विवेलेंट, लाभ मिली इक्विवेलेंट, ये सब आ सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन हमने कहाँ तक कर लिए हैं जरा वो देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब 67 पे चलते हैं। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एट STP वॉल्यूम आप इतना ग्राम ऑफ गैस इज इतना। अच्छा बताओ, 5.6 लीटर गैस है तो उसका वेट ऑफ 5.6 लीटर गैस, 5.6 लीटर गैस का वेट है 7.5 ग्राम। तो बताओ 1 लीटर गैस का वेट क्या होगा? 7.5 बाई 5.6। तो कह रहा है कि हमारे पास 22.4 लीटर गैस का जरा वेट निकालिए। तो 7.5 बाई 5.6 तरीके से और इंटू का 22.4 कर दो, इससे 4 गुना कट जाएगा। 75 चौका 300 हो जाएगा। 301 पॉइंट पर डेसिमल लगा दो, माने 30 आना चाहिए। तो 30 भाई ये कौन सा वॉल्यूम है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का जितना मास आएगा वो मोलर मास होगा, वो मोलर मास होगा। बताओ इन चारों गैसों में से किसका मोलर मास 30 आएगा? तो NO का मोलर मास 30 आएगा। निकाल के देख लीजिए, 14 16 जोड़ दीजिए, 30 आएगा। इसका मतलब वह गैस कौन सी है? NO गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 करा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इफ इट्स वॉल्यूम दिया है। चलो करा एक ड्रॉप वाटर का में कितने मॉलिक्यूल होंगे, जबकि एक ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम दिया है
0.05 ml। ये क्या है कहना, ये है वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम है 0.05 ml। ठीक है, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम यदि 0.05 ml है तो मास भी उतना ही होगा, 0.05 ग्राम हो जाएगा मास। और फिर मास दिया गया तो मोल आ जाएगा, 0.05 अपान 18 कर देंगे तो मोल आ जाएगा। इतना मोल हमारे पास वाटर होगा 1 ड्रॉप में। अब मोल आ गया तो मालिक्यूल आ गया 0.05 अपान 18 इंटू n0 कर दीजिए। और n0 का वैल्यू चाहो तो यहाँ रख दो। n0 का वैल्यू यदि रखना है तो यहाँ पर हम रखेंगे 6.022 10⁻23। फिर से समझिए, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम इतना था, जितना वॉल्यूम होगा ml में उतना ही मास ग्राम में होगा। मास से मोल आ गया, मोल से मालिक्यूल का नंबर आ जाएगा। तो n0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मालिक्यूल का नंबर यहाँ से निकाल लीजिए। फर्स्ट आंसर इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। कैलकुलेशन तो इजी है भाई, करके देखेंगे तो आंसर मैचिंग आपका फर्स्ट से हो जाएगा। तो 68 का फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। 69 करा, अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग बेरियम क्लोराइड है BaCl2। BaCl2 को H2SO4 के साथ मिक्स किया गया है और इसका 0.5 मोलर है और इसका है 1 मोलर है। तो कह रहा है कि कितना रिएक्शन के बाद बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और बन जाएगा क्या, 2HCl बनेगा। अच्छा, एक चीज आपको और करना है यहाँ पर कि कह रहा है कि बताना है कि कितना अमाउंट बेरियम, मतलब कितना मोलर बेरियम फास्फेट का, बेरियम सल्फेट का कितना प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इन दोनों में तो आपको पता ही होगा कि यही लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि इसका 0.5 मोलर है, इसका 1 मोलर है। तो इसका एक चीज़ बड़ा खास ध्यान रखना है कि 0.1 मोलर, इसके 0.1 मोलर से रिएक्शन करेगा तो इसका 0.1 मोलर ही बनेगा। इसका मतलब 0.1 मोलर बेरियम सल्फेट जो बनेगा वही PPT के फॉर्म में बनेगा। इसका आंसर होगा 0.5 मोलर। ठीक, तो 69 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 के जस्ट बाद 70 में करा कि मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन। हम आपको रिलेशन एक बताए हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन क्या होगा जबकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया हो। तो हमने बताया था कि मोलैलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी और माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, या तो फिर बहुत डिटेल लगा लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फार्मूला यही है, मोलैरिटी के बीच का संबंध यही है। M मतलब मोलैरिटी, कैपिटल M, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी। तो मोलैरिटी सवाल में दिया है 3, तो 3 इंटू 1000 करेंगे, ऊपर 3000 हो गया और यहाँ पे आएगा 1000 और डेंसिटी दे रखा है आपको 0.9। तो यहाँ पर इंटू करेंगे 0.9 और माइनस मोलरिटी, फिर 3 इंटू मोलर मास सॉल्यूट का रखना है। मिथेनॉल का मतलब हो गया मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इसका मोलर मास 32 होगा। तो 32 मतलब यहाँ पे टोटल हो जाएगा कितना, 96 हो जाएगा। तो एक तरीके से ऊपर हो गया 3000 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सॉल्व कर दोगे तो 900 ही हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई, 6 और 96। इस ओवरऑल इसको सॉल्व कर देंगे 3.73 के लगभग आंसर मैच करेगा आपका। इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 3.73 ये आंसर आएगा। बस आपको ये रिलेशन याद है तो आंसर आप निकाल लेंगे। रिलेशन नहीं मालूम है तो बहुत लंबा चौड़ा फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसमें फिर आप फंस जाएंगे और टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन में पर सवाल पर 1 मिनट में लगाना पड़ता है, वही एवरेज आता है।
तो कुल मिलाकर के 70 तक तो हम लोग आगे, अब आगे बढ़ते हैं 71 में। 71 में क्वेश्चन करा कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ इथेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड बाय वुड्स रिएक्शन। अच्छा, मिथाइल क्लोराइड यही है CH3Cl। CH3Cl का रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम से, चलो करा दिया। तो सोडियम से जब कराएंगे वुड्स रिएक्शन, तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, हमें बनाना है, क्या कह रहा है कि इथेन बनाना है। तो इसका 2 मोल ले लीजिए, 2 मोल ले लेंगे तो यहाँ पर CH3 बनेगा, यही इथेन है जिसको आप C2H6 कह सकते हैं, इथेन। तो यहाँ पर 2 मोल सोडियम भी लगेगा, तब जाके ये बन पाएगा। ठीक है, देख लीजिए। और प्लस यहाँ पर ये हटा देते हैं, ये तो मालूम ही है आपको। प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 2NaCl। तो अब क्वेश्चन में करा हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ इथेन। तो 1 मोल इथेन बनाना है तो 2 मोल सोडियम लग रहा है, और 2 मोल सोडियम का मास क्या होगा, 46 ग्राम। 1 मोल सोडियम का मास 23, तो 2 मोल सोडियम लग रहा है 1 मोल इथेन बनाने में। तो 2 मोल सोडियम का यदि हम मास निकाला जाए तो 2 मोल सोडियम का मास 46 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब 46 ग्राम सोडियम यूज होगा। ये आंसर इसका चौथा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसानी से, हाँ ये रिएक्शन पता है तो लग जाएगा, वुड्स रिएक्शन है, ध्यान से देखना। 71 के बाद आइए 72 पर चलते हैं। 72 क्वेश्चन में, हाँ पर एग्जैक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टेढ़ा लग सकता है लेकिन आसान है, देखिएगा। कर NaOH बेस है, तो यहाँ पर NaOH है और इसका रिएक्शन पहले ये न्यूट्रलाइज हो रहा है H3PO3 से। तो हम एक काम करें, इसका एन फैक्टर तो 1 होगा क्योंकि NaOH मोनो एसिडिक बेस है। तो नॉर्मलिटी से लगाएं यदि, तो हम यहाँ पे लिखेंगे N1V1 और बराबर N2V2 और नॉर्मलिटी मतलब मिली इक्विवेलेंट जितना NaOH का होगा वह उतने ही मिली इक्विवेलेंट फास्फोरस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अच्छा, और नॉर्मलिटी बराबर एक पार्ट आपने पढ़ा होगा एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी होता है, और यहाँ पर ये इसका एन फैक्टर 2 है और मोलैरिटी इसकी दी गई है 1। तो एक तरीके से इसकी नॉर्मलिटी यहाँ पर हो जाएगी 0.2 और वॉल्यूम दिया है 50। तो चलिए आइए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जितना मिली इक्विवेलेंट इसका होगा वह उतने ही मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसका मोलैरिटी 1 है, तो जितनी मोलैरिटी उतनी ही नॉर्मलिटी भी होगी। इसकी नॉर्मलिटी 1 हो गया, वॉल्यूम V1, इसका NaOH का वॉल्यूम पूछा है। तो यहाँ पर N2 कितना हो जाएगा भाई, N2 हो गया 0.2 0.2 का होगा क्योंकि एन फैक्टर 2 है ना, और मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी ही नॉर्मलिटी होता है। तो यहाँ पर आप एक काम करो, गलत लिख दिया, यहाँ पर इसका एन फैक्टर 2 होगा तो नॉर्मलिटी निकालना है तो एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू वॉल्यूम V2 50। तो एक तो ये आ जाएगा, V1 की वैल्यू आ गई 100 ml ये आ गया। एक सवाल और भी दिया है कि यही NaOH H3PO2 सोल्यूशन से रिएक्शन कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया H2SO4 और यहाँ पर हो गया H3PO2 हो गया। ये मोनोबेसिक एसिड है, तो मोनोबेसिक एसिड का एन फैक्टर 1 होगा। एन फैक्टर 1 होगा मतलब मोलैरिटी जितनी उतनी नॉर्मलिटी भी होगी। इसकी नॉर्मलिटी 2n हो गई। इसका मतलब हो जाएगा कि H2SO4 का वॉल्यूम हमें बताना है, तो वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे N1V1 बराबर N2V2 यहाँ भी करेंगे, तो फिर यहाँ पर जो मोलैरिटी इसकी है वही नॉर्मलिटी होगी, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। तो 1 इंटू V1 और बराबर यहाँ पर इसकी नॉर्मलिटी क्या होगा भाई, क्योंकि इसका यहाँ पर इसका एन फैक्टर 1 है
तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 200, मोलरिटी 2 है तो नॉर्मलिटी यहाँ 2 आ जाएगी, इंटू V2 कितना है वो 100 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ से V1 की वैल्यू आ गई 200। तो कुल मिला के मुझे ये कहना है कि NaOH जो है 0.1 मोलर जब लिया गया तो उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए जो 50 ml 1 मोलर को न्यूट्रलाइज कराने के लिए 100 ml वॉल्यूम NaOH का लगेगा। और दूसरा सवाल इसी में एक और बनाया है, कह रहा है कि यदि 100 ml 2 मोलर H3PO2 सोल्यूशन है तो उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए इसका 200 ml लगेगा। तो रिस्पेक्टिवली आंसर पूछा तो 100 ml 200 ml दो आंसर आएंगे। 100 ml 200 ml का मतलब इसका आंसर सेकंड सही होगा। 72 का आंसर सेकंड हो गया। 73 पर आइए 73 नंबर क्वेश्चन पे जरा से हम लोग आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन इजी सवाल है, खैर ये एग्जैक्ट देखा जाए तो एग्जाम का क्वेश्चन है। करा कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl। HCl एसिड है, आपको पता है, मोलरिटी वॉल्यूम दिया है। और यहाँ पर इसका हम एक काम करें कि एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है साल्ट है, लेकिन यहाँ पे एनायन हाइड्रोलाइज होगा तो इसलिए कहा जाए कि एक तरीके से ये बेसिक होगा। तो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो जितना मिली इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ले लो, चलो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जितना होगा वह उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर उसका नॉर्मलिटी n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000 करेंगे। तो चलिए भाई एक बात करते हैं यहाँ वेट। तो वेट क्या होगा पहले वो निकाला जाए। इक्विवेलेंट वेट तो इसका 50 आएगा, क्यों? क्योंकि ये साल्ट है मान लो, तो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन टोटल चार्ज ऑफ एनायन वही n फैक्टर होता है। मोलर मास इसका 100 होगा, 100/2 कर दोगे तो इक्विवेलेंट वेट 50 आ जाएगा। या वैसे निकालो, कैल्शियम का 20 होगा, कार्बोनेट का 30 होगा, तो 30 20 50 हो जाएगा। तो n फैक्टर इसका कितना होगा? HCl का 1 होगा, मोलरिटी दिया है 50 और वॉल्यूम दिया है कितना भाई 50 ml। मोलरिटी सॉरी गलत बोल गए, मोलरिटी दिया है 0.5 वॉल्यूम दिया है 50 डिवाइडेड बाई 1000 ये कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करें तो एक जीरो यहाँ के जीरो से कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ के जीरो से कैंसिल हो गया। 5 5 25 25 125 और 125 में एक पॉइंट लगेगा और 10 से और डिवाइड होगा तो 1.25 आएगा। 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यदि हमारे पास हो तो वह 50 ml 0.5 मोलर HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि हमें वह कैल्शियम कार्बोनेट का वेट बताइए जो केवल 95% प्योर है। 95% प्योर का मतलब आप समझिए कि 95 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम सैंपल में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 95 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ग्राम सैंपल। तो आप बताओ 1 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितने मास ऑफ सैंपल में होगा? 100/95 में होगा। और क्वेश्चन में हमारे पास इतना ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो बताइए 1.25 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितने मास ऑफ सैंपल में होगा? तो 100/95 इंटू 1.25 करेंगे तो इसका आंसर 1.32 के लगभग आएगा। 1.32 कई बार ये क्वेश्चन मैंने लगवाया है, एग्जैक्ट देखा जाए तो मुझे आंसर तो याद है इसका 1.32 ये लगेगा। इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वेट उसका नहीं पूछ रहा, ये तो प्योर वेट है कि जो कि इतना वेट तो लगेगा इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए, लेकिन वो सैंपल का वेट पूछा है जो कि केवल 95% प्योर है। तो इसका मतलब इतना ग्राम यदि हम लाइमस्टोन लेंगे तो उसमें इतना मास प्योर होगा और यही प्योर मास जो है इसके 5
0.5 मोलर 50 ml को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में खैर करवाया भी है और ये क्वेश्चन बहुत रेनाउंड क्वेश्चन है, कई बार कहीं दिख जाता है साल में या कहीं कहीं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन तो आसान है, करा कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एसटीपी बाई ट्रीटिंग 2.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर करा गिवन बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज 22.4 लीटर एट एसटीपी, तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम 24 ये भी दिया है। तो इसको सॉल्व कर देंगे यदि हम। 74 नंबर क्वेश्चन है ना, 74 नंबर क्वेश्चन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जरा सा वो सुनना बड़ा जरूरी है। कह रहा है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन कराना है एक्सेस HCl से। मैग्नीशियम का HCl से रिएक्शन कराओ, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, MgCl2 बनेगा, इसका 2 मोल लेना पड़ेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और H2 गैस रिलीज होगी। यही तो था क्वेश्चन कि हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा, ये पूछ रहा है 2.4 ग्राम मैग्नीशियम से। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा भाई कि 1 मोल मैग्नीशियम जब एक्सेस में है से रिएक्शन करेगा तो जाकर के 1 मोल हाइड्रोजन बनेगा। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब हुआ वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर, इतना हो गया, और 1 मोल का मास होता है 24 ग्राम। तो 24 ग्राम का मैग्नीशियम जब एक्सेस HCl से रिएक्शन करेगा तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो 1 ग्राम जब HCl से रिएक्शन करेगा तो 22.4 बाई क्या करेंगे 24, इतने लीटर से रिएक्शन करेगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन यदि करेगा तो क्या होगा, 22.4 अपान 24 इंटू 2.4 कर देंगे। तो 2.4 करेंगे तो एक तरीके से उसका ये 10 गुना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.24 इतना लीटर लगेगा। तो 2.24 लीटर लगेगा, इसमें कोई आंसर है नहीं। तो 2.24 यदि नहीं है ऑप्शन तो ये इसी लिख सकते हैं ना इसको कि 224 इंटू 10 पावर -2 लिख दे, इतना लीटर लगेगा। इतना लीटर का मतलब आंसर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो 74 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 74 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। 74 के बाद आपका 75 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। 75 क्वेश्चन करा, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 2.5 मोल ऑक्सीजन एटम है और इसी का हमें मास निकालना है। तो 2.5 इंटू क्या करेंगे 16, तो 16 से जरा मल्टीप्लाई करो, 16 से कितना हो जाएगा 80, 0 8 16 दूनी 32 और 32 8 40 हो जाएगा। इसका मतलब 40 ग्राम वेट होगा, तो वेट 40 ग्राम आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये इतना ग्राम एटम ऑक्सीजन है, ग्राम मालिक्यूल ऑक्सीजन नहीं है, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन माने ओ की बात कर रहा है। तो हमारे पास 2.5 मोल ओ है, तो ऑक्सीजन एटम का मोल आ गया, तो मोल आ गया तो हम निकाल लेंगे क्या मास। तो 1 मोल का मास 16 होता है, तो 2.5 मोल का मास क्या होगा 40 आ जाएगा। इसका आंसर सेकंड से होगा। तो 75 का आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में कुछ नहीं करना है, परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है। परसेंट वेट बाई वेट यदि निकालना है तो हम सीधा लिखते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है कितना भाई 5, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो 18 ग्राम पानी में डिजॉल्व हो रहा है,
तो ये देखिए 5 ग्राम तो ये हो गया सॉल्यूट और 18 ग्राम हो गया क्या पानी। तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए बस। यहाँ से तरीके से सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा लगभग 21.74% के लगभग ही आएगा। कुछ करना नहीं था, बस एक चीज दिमाग लगाना था कि ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन मत मान लेना, क्योंकि 5 ग्राम सोल्यूट जब 18 ग्राम सॉल्वेंट वाटर में जब डिजॉल्व करोगे, एनसीईआरटी में सवाल ही दिया है, लेकिन वहाँ पे दिया है कि 2 ग्राम सब्सटेंस 18 ग्राम पानी में डिजॉल्व है, उसी को मॉडिफाई किया गया क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन लगाने के लिए ये फार्मूला यदि आपको पता है, मैंने बताया भी है, फार्मूला डायरेक्टली तो नहीं बताया है, लेकिन हाँ क्वेश्चन लगा करके वहां से फार्मूला निकाल के बताया है, तो देख लीजिएगा, इससे लग जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट आएगा, 76 हो जाएगा। 76 के बाद हम लोग चलते हैं 77 में। करा सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई एडिंग 360 ग्राम ग्लूकोज और 864 ग्राम वाटर। तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का पूछा है। अच्छा, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो पहले तो आप मोल ऑफ ग्लूकोज निकालो। मास दिया है, तो मास है 360 और मोलर मास कर दोगे कितना 180, तो ये 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। और वैसे ही मोल हमें वाटर का निकालना है, तो वाटर का मास दिया है 800 कितना 64 और डिवाइडेड बाई 18 कर दो, तो यहाँ से मोल आ जाएगा। 18 से जरा डिवाइड करो तो मोल वाटर का लगभग हमारे समझ से देख लो 4 आ जाएगा, 48 के लगभग आएगा, 48 आ जाएगा। और हमसे करा मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का पूछा है, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल ऑफ ग्लूकोज 2 बाई का टोटल मोल, दोनों का मोल का सम 2 + 48 कर दीजिए, तो यहाँ पर 2/50 हो जाएगा। 2/50 मतलब 1/25 हो जाएगा। 1/25 का मतलब 0.04 ये हो जाएगा आंसर, 0.04 ये आंसर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन को यूनिट होगी नहीं, तो 77 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 78। 78 क्वेश्चन में जरा आइए, जरा ध्यान दिया जाए। कह रहा है एसिड है और ये बेस से रिएक्शन कर रहा है। इस क्वेश्चन में हाँ H2SO4 है, H2SO4 और एसिड है, NaOH बेस है, दोनों को न्यूट्रलाइज किया, रिएक्शन करा जाके मिक्सचर बनाएंगे, मतलब रिएक्शन होगा, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे मान लो इसकी नॉर्मलिटी N1 मान लिया जाए कि 1/20 है, और वॉल्यूम इसका जो है 200 ml है, और इसका नॉर्मलिटी जो है दिया है 1/100 दिया है, और वॉल्यूम इसका दे रखा है 300 ml। अच्छा, एसिड बेस को जब न्यूट्रलाइज करता है और मिक्सचर की नॉर्मलिटी पूछता है, तो हम लोग लगाते हैं N1V1 डिफरेंस ऑफ N2V2 बराबर NRVR होगा, NRVR। तो जरा सा N1 है कितना भाई 1/20 और वॉल्यूम है 200, और डिफरेंस N2 कितना है, AN1 मान लो, N2 मान लो, V1 मान लो, इसको सॉरी इसको V1 आपको मानना पड़ेगा। N1 V1 है, N2 V2 है, तो यहाँ से N2 आ जाएगा 1/100 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 300, और ये बराबर हो जाएगा NR और VR। VR क्या होगा, तो 200 300 मिलाया तो VR 500 हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे 500 ही आप रख दो, डायरेक्ट यहाँ पे 500 ही मिक्सचर का वॉल्यूम रख दो। यहाँ से सॉल्व कर दो तो ये देखो कट जाएगा, तो लगभग यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 कट गया, तो एक तरीके से 10 आ गया, और डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे तो ये तो 3 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा NR और इंटू 500। तो एक तरीके से 10 में से 3 हटा दो, 7/500 और बराबर यही NR के हो जाएगा। अब 7/500 करके देख लेंगे, 7/500 यदि करेंगे तो इसका आंसर 0.014 आएगा, 0.014 आएगा। इसका आंसर आएगा 0.014 आंसर आएगा 78 क्वेश्चन का।
78 नंबर क्वेश्चन में कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। हमारे समझ से यहाँ पर आंसर में गलती है या तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। इसका यदि जो क्वेश्चन का डेटा दिया है उसके हिसाब से आंसर ये आएगा, 0.014 आएगा। बाकी या तो कुछ चेंज किया जाए, चेंज क्या कर सकते हैं वो तो हमें जो क्वेश्चन का डेटा है उसके अनुसार रिजल्ट मेरा यही आएगा, आंसर ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन कॉमन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद आइए 79 पे चलते हैं। करा वॉल्यूम एट एनटीपी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्न 1 किलोग्राम कोक। 1 किलोग्राम कोक को शायद कार्बन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हम 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीडाइज कराना है तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लगेगा, 1 मोल ऑक्सीजन लगेगा। तो 12 ग्राम को ऑक्सीडाइज कराने में 1 मोल ऑक्सीजन लगा, मतलब 12 ग्राम को ऑक्सीडाइज कराने में 22.4 लीटर ऑक्सीजन का लगा। तो 1 ग्राम को कराना है तो 22.4 बाई 12 इतना लीटर ऑक्सीजन लगेगा। और हमें 1000, 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम एक तरीके से कोक को ऑक्सीडाइज कराना तो कितना वॉल्यूम लगेगा, 22.4 बाई 12 इंटू 1000 कर देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। आंसर इसका जो आएगा वो थर्ड आंसर आ जाएगा, 1.86 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इतना लीटर ही वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 79 का जो आंसर हमारा है वो थर्ड मैच करेगा, थर्ड आंसर है, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। 79 के बाद 80 नंबर में तो कुछ है ही नहीं, कह रहा है कि 4 जान 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन का मतलब होता है 1 मोल आयन है एल्युमिनियम आयन का, इज Na इन इतना सॉरी Na इंटू ई कूलाम, और चार्ज ऑन 1 एल्युमिनियम आयन इज 1 कूलाम। इसका तो करा एसर्शन रीजन दोनों फॉल्स है। पहली बात तो चार्ज ऑन 1 एल्युमिनियम आयन इज 1 कूलाम, ये तो गड़बड़ है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलाम 1 फैराडे कहलाता है, तो ये तो बात गलत हो गई। इसका मतलब न तो इसका एसर्शन सही है न तो रीजन सही है, तो एसर्शन रीजन दोनों हमारा इनकरेक्ट है, फॉल्स है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब आप पढ़िए डायरेक्ट सामने सीधे सीधे वो लिखा है करा, चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ एल्युमिनियम आयन पर उतना चार्ज हो। अरे भाई 1 ग्राम एल्युमिनियम आयन का मतलब 1 मोल एल्युमिनियम आयन, 1 मोल एल्युमिनियम आयन पर 3 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब 3 फैराडे चार्ज होगा। तो वो ऐसा कुछ उसमें लिखा ही नहीं है, तो ये तो गलत है। तो 80 क्वेश्चन का आंसर चौथा होगा। 81 में आइए, आवागैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन। 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम कोई मॉलिक्यूल 1 ग्राम है तो आवागैड्रो नंबर में के बराबर थोड़ी होगा। अच्छा 1 ग्राम एटम मॉलिक्यूल लिखा है, तो यहाँ ग्राम एटम है, यहाँ मॉलिक्यूल लिखा है, ये तो रंग वैसे ही हो गया। तो भाई ग्राम एटम के लिए होता है, ग्राम मॉलिक्यूल के लिए होता है, ग्राम आयन आयन के लिए होता है। हाँ करा आवागैड्रो नंबर जो होगा वह ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास, तो 1 मोल का मास जो होगा, कितना 1 मोल का मास होगा उसमें आवागैड्रो नंबर के बराबर संख्या पाई जाएगी। तो इसका मतलब 81 का आंसर थर्ड हो जाएगा, 81 थर्ड। नेक्स्ट आइए 82 पर आते हैं। 30 ग्राम मैग्नीशियम और 30 ग्राम ऑक्सीजन आर रिएक्टेड ऑन रेसिड्यू मिक्सचर कंटेन। ये आराम से लगा लेंगे। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराइए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराइए, MgO बनेगा। रिएक्शन करा के सीधा सीधा रिएक्शन मास दिया है, मास के टर्म में रिएक्शन को पढ़ लीजिए। इसका 1 मोल का मास हो गया 48, तो 2 मोल है ना ये, इसका 2 मोल जो होता है वह ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन करेगा, तो 1 मोल का मास हो गया 32 ग्राम, और इसके 2 मोल का मास निकाल लो तो 48 और का डबल कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 96 ग्राम। 96 ग्राम 32 ग्राम से जुड़ रहा है, तो रिएक्शन में कह रहा है कि
बताओ क्या होगा कि कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, पहले तो ये बताना है। तो इसमें हमें लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग रीजन हो गया कि इसका 30 ग्राम है, उसका 30 ग्राम है, तो इतना ग्राम इतने से करा, तो 1 ग्राम कितने से करेगा वो निकाल लो। तो 32/96 हो गया, 96, तो 30 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा, तो 32/96, 96 इंटू 30 कर दीजिए, तो यहाँ से पता चल जाएगा। और लगभग हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा, सॉरी गलत बोल गए हम, ऑक्सीजन का जो है 10 ग्राम जो है मिक्सचर के अंदर बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हमारा जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट यदि हो गया तो जितना मास है वो पूरा यूज हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जितना मास था उसमें कुछ यूज होके कुछ बच जाएगा, था 30-20 यूज हो जाएगा, 10 बच जाएगा, तो एक्सेस रिएजेंट हो गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा मास, तो आप पढ़ते हैं ना कि इसका 30 और इसका 10 जाएगा, सॉरी 20, तब जाके उसका 50 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में मास कंजर्व होता है। तो फाइनली 50 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और देखा जाए तो मैग्नीशियम पूरा यूज हो जाएगा, और इसके 30 ग्राम में से 20 ग्राम यूज होगा, 10 ग्राम बच जाएगा। इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। 50 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, 10 ग्राम ऑक्सीजन बचेगा, ये आफ्टर रिएक्शन। तो 82 का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 83, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन है। डेंसिटी दिया है और मास परसेंट सॉल्यूट का दिया है। तो मोलैरिटी निकालने का एक फार्मूला पढ़ते हैं कि मास परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंट कितना है भाई 98 इंटू 10 इंटू डेंसिटी दिया है कितना 1.84 अपान मोलर मास सॉल्यूट का। सॉल्यूट यहाँ पे 98 H2SO4 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 18.4 इतना मोल पर लीटर, यही मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 18.4 मोलर आंसर आएगा थर्ड। तो 83 का आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 84। 84 में करा द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 1/2 नॉर्मल HCl टू प्रिपेयर 500 ml एंड 1/10 नॉर्मल सोल्यूशन। अच्छा, HCl का सोल्यूशन है और इसकी नॉर्मलिटी दी गई है 1/2, नॉर्मलिटी 1/2 है। इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है, ये निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, अच्छा वॉल्यूम कितना पानी का मिलाया गया ये पहले निकालना। और जब पानी इसमें हमने मिलाया तब इसकी नॉर्मलिटी हो गई थी 1/10, और वॉल्यूम जो है फाइनल दिया है, वॉल्यूम फाइनल दिया है 500 ml। 500 ml वॉल्यूम फाइनली दिया है, 500 ml वॉल्यूम फाइनली दिया है, मतलब N2V2 ये दोनों दे रखा है। तो हम सीधा सीधा कहते हैं ये कि जब भी पानी मिलाते हैं तो सोल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है HCl उसका मिली इक्विवेलेंट चेंज नहीं होगा। तो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 से लगा दें, N1V1 बराबर N2V2 कर दीजिए। N1 है 1/2, V1 निकालना है, N2 आपको दे रखा है 1/10, V2 है 500, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 आ जाएगा। V1 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 100। अच्छा, और हमसे पूछा है वॉल्यूम कितना ऐड हुआ, तो V2 क्या होता है, तो V2 के बारे में आपने पढ़ा होगा, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर विच आर एडेड इन सोल्यूशन। तो V2 तो 500 दे रखा है, V1 हमने 100 निकाल लिया, तो यहाँ 100 आ गया। पानी कितना मिलाया गया वो पूछा है, 100 इधर ले आइए, तो पानी का वॉल्यूम कितना उसमें मिलाया गया, 400 ml पानी उसके अंदर मिलाया गया। तो एक तरीके से 400 ml मतलब 400 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर चौथा होगा। तो 84 का आंसर 4 हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें तो लगा लेंगे, लिमिटिंग रीजन का सवाल है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन यदि रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो वाटर बनेगा। रिएक्शन को हम बैलेंस करके लिख दें, और जो रेशियो मोल का वही वॉल्यूम का। इसका 30 ml दिया है, 30 ml है, और इसका 20 ml है। तो जरा सा रिएक्शन में देखो, पहले 2 ml 1 ml से, तो 30 ml 15 ml से, मतलब 5 ml O2 बचेगा।
यही पूछा है कि बताओ कौन बचेगा रिएक्शन में, ऑक्सीजन बचेगा, कितना बचेगा, 5 ml बचेगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। 85 का आंसर 4 है, 85 का आंसर 4। नेक्स्ट 86 पर आ जाइए। करा वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दैट विल बी रिक्वायर्ड इज टू प्रिपेयर्ड 100 ml और n/20 नॉर्मल। तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो नॉर्मलिटी इसकी दी गई है 1/20, ठीक है। वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। कभी यदि ऑक्जेलिक एसिड दिया जाए तो हम हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड ही लेते हैं। जब एनहाइड्रस कहेगा तभी एनहाइड्रस लेंगे, नहीं जब तक ऑक्जेलिक एसिड बोल रहा है तो वह हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। उसका मोलर मास 90 होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड माने H2C2O4.2H2O होता है। इसका मोलर मास जो होगा वो 90 होगा। इक्विवेलेंट वेट यदि इसका निकाला जाए, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास 90/2 मतलब 45 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहीं इक्विवेलेंट वेट वगैरह तो दिया नहीं, तो हमने निकाल लिया, तो 45 ये आ जाएगा। और इंटू 1000 और वॉल्यूम कितने में प्रेजेंट है 1000 ml में, तो कैंसिल हो जाएगा, 1000 कैंसिल होगा। वेट आ जाएगा, तो वेट आएगा 45/20 आएगा। 45/20 कहीं कोई आंसर नहीं है इसमें, तो 45/20 आंसर नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं दिख रहा है। इसका आंसर वास्तव में जो होगा 45/20 ये हमारा वेट आएगा। जबकि क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर जो है एक कॉमन हो सकता है सवाल, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हम कभी भी ऑक्जेलिक एसिड देता है तो हम हाइड्रेटेड ही लेते हैं। तो ऑक्जेलिक, अच्छा हम हाइड्रेटेड ना भी लें 1 मिनट के लिए मान लो, तो इसका फिर मोलर मास कितना आ जाएगा? फिर इसका मोलर मास फिर 44 इसका हो जाएगा, वो क्या कहते हैं कि 88 ग्राम ये हो जाएगा, और माने 44 नहीं, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब ही होता है H2C2O4.2H2O, ठीक। तो ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ तक तो मास आप निकाल लेंगे, तो 2 इसका हो गया 24 और यहाँ 64 और 24 और एक तरीके से हाइड्रेटेड ही हम मान के चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कोई आंसर मैच कर नहीं रहा है। 63 कहाँ से आ जाएगा? 63/20 वो कैसे कह रहा है भाई? 63 तो तब आता कि 2 हो गया ये, और ये हो जाएगा 12, अरे सॉरी 12 24 कर लो, 24 और ऑक्सीजन हो गया 64 हो जाएगा। 4 4 8 2 10 0 1 6 2 8 1 9 90 आएगा। तो 90 तो इसका इतना आ गया 90, और 90 से आ रहा है कितना? ठीक है, इसका मोलर मास 90 आया। तो हाइड्रेटेड लेंगे तो 2 मोल पानी जुड़ेगा, तो 2 मोल पानी का मतलब होगा 36 और जुड़ेगा इसमें। तो ये 90 और 36 जरा जोड़ देंगे, तो 90 36 का मतलब हुआ ये 6 और 9 और 3 और हो जाएगा 12, 126 आएगा। 126 और 126 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 63। सही बात है, गलत हमने कर दिया था, हम एनहाइड्रस ले लिए थे, हाइड्रेटेड लेना है ना। तो ये हाइड्रेटेड में इसका आंसर सही आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 60 मोलर मास फिर हमारा 126 होगा, इक्विवेलेंट वेट 63 होगा, तो 63/20 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 45 फिर नहीं रखना, फिर यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट जो रखोगे वो 63 रखना, 63। फिर ये 63 इधर जाएगा, 63/20 ये आंसर आएगा। कॉमन नहीं है सवाल, करेक्ट आंसर है, थर्ड है।
86 का आंसर थर्ड सही होगा, बिल्कुल करेक्ट दिया है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, आप देख लो। मोलैरिटी पूछा है और यूरिया का मालिक्यूल का नंबर दिया है 6.02 10 पावर 20 मालिक्यूल है, 6.02 10 पावर 23 ये मोल हो गया। और वॉल्यूम दिया है 100 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, ये वॉल्यूम लीटर में हो गया, यहाँ से मोल आ जाएगा, मोलैरिटी निकाल लीजिए 0.01 आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 87 का आंसर 4 हो जाएगा। ये तो मुझे क्वेश्चन का आंसर ही याद है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम का सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा एग्जाम्पल ऑफ सी वाटर कंटेनिंग इतना ग्राम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन 1 किलोग्राम ऑफ सैंपल, द कंसंट्रेशन ऑफ O2 ऑफ सी वाटर इन ppm। अच्छा, ppm जब भी कभी निकालना होता है तो वेट ऑफ सॉल्यूट कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे इनटू 10 टू दी पावर 6 कर देंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, 5 इंटू सॉल्यूट माने वही ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 और मोलर मास सोल्यूशन का रखेंगे, नॉट सॉल्यूट, गलत बोल गए यहाँ पर। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ वेट ऑफ, अरे यार क्या कर रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन करते हैं ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 किलोग्राम सैंपल है, उसमें इसकी मात्रा देखा जाए तो 1 किलोग्राम जो सैंपल है वाटर मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए, तो एक तरीके से देखा जाए तो उसके मास के आगे इसका मास नेग्लिजिबल है, तो उसका मास सीधा सीधा 1000 ग्राम रख दो, 1000 ग्राम रख दो इंटू 10 टू दी पावर 6 कर लो, 10 टू दी पावर 6 कर देंगे तो 3 जीरो यहाँ से तो इसका कैंसिल हो जाएगा और 10 पावर 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ppm की वैल्यू 5 ppm आ जाएगा। 1 मिनट ये फार्मूला वेस्ट है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और इंटू 10 टू दी पावर 6 करेंगे तो 5 ppm आंसर आ जाएगा। 88 के बाद सेकंड लास्ट है 89। 89 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ एन एटम इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट बात लिखा है। 1 AMU बराबर होता है 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। दूसरा लिखा है कार्बन 12 आइसोटोप वाज सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड, ये भी बात सही लिखी गई है। कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है ये सेलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड, क्योंकि नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बन 12 ही पाए जाते हैं। वैसे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड 14, मतलब 12 तो ये भी करेक्ट है। तो एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हमें दिख रहे हैं, इसमें इसका आंसर पहला सही होना चाहिए, पहला आंसर करेक्ट होगा। बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये बिल्कुल सही है। 89 करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है ये सब आपको मालूम है। तो आप पहले बताओ मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन चेंजेज विथ टेम्परेचर। पहले बताओ मोलैलिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती है। एक तो बात एक गलत हो गई कि स्टेटमेंट जो 1 और है वो तो इनकरेक्ट है, और मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी का डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर गलत बात है भाई। जिस हमने आर्टिकल हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन का, जिसमें भी कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम यूज हो जाता है वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब एक चीज़ ये समझ में आ गई कि यहाँ पर तीसरा जो आंसर हमारा सही है कि बोथ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट पहला और दूसरा ये दोनों इनकरेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पहली बार टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
तो ये कह रहा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो गलत बात बोल दिया। इसका मतलब 90 का आंसर थर्ड हो गया। इस प्रकार से सारे हमने क्वेश्चन का आंसर आपको बताए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो है थोड़ा सा आंसर उसका मैच नहीं किया था, जिसको कि क्वेश्चन नंबर 78, एक बार उसको आप चेक करिएगा। वैसे मेरे हिसाब से वहाँ पर वो गड़बड़ी ही है, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हैं, बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। और 78 नंबर क्वेश्चन को यदि छोड़ दिया जाए तो ठीक है। ओके भाई, थैंक यू, और बेस्ट विशेज आपको कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और आगे के लिए अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।